प्रश्नावली 2.1 के सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारी प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो हमें चर पता होना चाहिए कि क्या होता है चर और अचर। चर राशि और अचर राशि में क्या अंतर होता है। चर ऐसी राशि जो हमें ज्ञात नहीं है, यानी अज्ञात राशि को क्या कहते हैं, चर। जैसे कि x, y, z, l, कुछ भी ऐसी राशि दी होती है आपको जब क्वेश्चन में, तो वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और अचर राशियाँ जैसे 2, 3, -5, -7, ये सब क्या कहलाती हैं, अचर राशियाँ। कॉन्स्टेंट्स है ये, इनका मान तो पहले से निर्धारित है। जबकि चर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता। अब हम समझ गए कि हमारे ये जो प्रश्नावली इसके नाम के अकॉर्डिंग कि एक चर ऐसे समीकरण बनेंगे जिसमें कितने चर होंगे, एक चर, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो हमने चर जान लिया कि अज्ञात राशि को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और चर भी कितना होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, या तो x होना चाहिए या y होना चाहिए, या कोई भी एक प्रकार का, आपको चाहे कोई भी प्रकार का चर दिया हो, सिर्फ एक ही प्रकार का होना चाहिए वाले रैखिक समीकरण। अब हम समीकरण समझते हैं क्या होता है। इस रूप में अगर आपको कोई पद दिया हुआ है x + 3, इसमें x क्या है, चर राशि, जबकि 3 अचर राशि, तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजक। क्योंकि इसके बराबर में कोई संख्या नहीं दी हुई, सिर्फ एक ही पद दिया हुआ है कि x + 3, तो ये क्या है, व्यंजक। जब हम इसी के बराबर x + 3 बराबर कोई भी एक चर या अचर राशि रख देते हैं, जैसे हमने क्या अचर राशि रख दी इसके बराबर, यहाँ पर x चर राशि, 3 अचर राशि और 7 भी अचर राशि। अब इसमें किसका निशान आ रहा है, बराबर का, जो कि जिसे हम समता भी कहते हैं, हमारी बुक में लिखा गया है। अब इसमें दो पक्ष बन रहे हैं, ये वाला पक्ष क्या कहलाएगा, बायां पक्ष, और इधर वाला पक्ष बराबर के इस तरफ वाला दायां पक्ष। और ये दोनों पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तब ये पूरी x + 3 + 7 ये क्या बन रही है, पूरी एक समीकरण बन रही है। जब एक ही पक्ष दिया हो हमें, तब तो वो क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। जब दो पक्ष आपस में बराबर दिए हों तब वो क्या बनती है, समीकरण बनती है। और हमारे इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ने वाले हैं, समीकरण पढ़ने वाले हैं। और वो समीकरण भी कैसी होनी चाहिए, रैखिक होनी चाहिए। अब ये रैखिक का क्या मीनिंग है, जैसे देखिए x + 9 = 7, ये क्या है, क्योंकि इसमें बराबर का साइन आ रहा है, तो ये क्या है, एक समीकरण है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं x² + 2x + 3 = 0, बराबर का साइन आ रहा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दिए हुए, ये भी क्या है, एक समीकरण है। लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें चर राशि कौन सी है, x, और चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2, तो ये कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो रैखिक समीकरण आप समझ गए कौन सी होती है, ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। यानी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आएंगे उन सभी में चर राशि की घात कितनी होगी, 1 ही होगी, चाहे वो चर राशि हमें x दी हो चाहे y दी हो। जैसे ये z की घात 1 + 4 = 5। दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ, एक चर यानी एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, या तो पूरी समीकरण में इस तरह से दिया होगा हमें बराबर 2y + 3। देखिए एक ही प्रकार का चर है, बाएं पक्ष में भी y चर है और दाएं पक्ष में भी y चर है, पूरी समीकरण में एक ही प्रकार का चर है। और इस तरह से आपको दिया हो सकता है, इसमें भी एक ही प्रकार का चर है, कौन सा, x। एक ही चर होना चाहिए और समीकरण कैसी होनी चाहिए, रैखिक, यानी चर राशि जो दी होगी उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। इन सब में चर राशि की घात कितनी, अधिकतम 1। कोई भी 2 घात वाला पद नहीं है और कोई भी 3 घात वाला पद नहीं है, एक चर होना चाहिए, और वो भी कैसी, और उससे जो समीकरण बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, रैखिक होनी चाहिए। यानी एक ही प्रकार का चर होगा और समीकरण जो होगी वो कैसी होगी, रैखिक। रैखिक का मतलब उस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 1। और समीकरण कब बनेगी, जब दो पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष, एक दूसरे के तुल्य, समान या बराबर होंगे।
अब आप समझ गए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मीनिंग है। इसके बाद सवाल करने से पहले एक और ज़रूरी चीज़ जो हमें समझनी ज़रूरी है कि अगर हमें समीकरण में मान लीजिए इस तरह से समीकरण दिया है x + 9 = 4। अब हमने इसमें जो अचर राशि है, जो चर x, इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये तो पहले से ज्ञात ही है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस चर को बराबर के एक तरफ रखेंगे और बाकी जो अचर राशि उन्हें बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम 9 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। यहाँ 9 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो हमने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम प्लस वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तब उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ये पहली बात। और दूसरी बात, जब हम माइनस वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तब उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। और तीसरा, जब हम इधर कोई दो संख्याएं गुणा में हैं और उनमें से एक संख्या को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे बराबर के, तब वो किस में बदल जाएगी, भाग में। और बराबर के एक तरफ अगर कोई संख्या भाग में है और उसे हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो गुणा में बदल जाएगी। ये चारों चीज़ें हमने ध्यान में रखनी। इसके अलावा अगर आपको संख्या इस तरह से दी है 3/5 या आपको संख्या इस रूप में दी है 3/5, ये दोनों एक ही बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में भाग का निशान लगा के दिया होगा, आपको इस तरह से बटा में भी संख्या दी हो सकती है। इसका भी क्या मतलब है कि हम 3 में 5 का भाग दे रहे हैं, और इसका भी क्या मीनिंग है कि हम 3 में किसका भाग दे रहे हैं, 5 का। दोबारा से देख लीजिए, जब भी हम प्लस वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन माइनस हो जाएगा। माइनस वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ, जरूरी नहीं कि आप बाएं से दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं, जब आप दाएं से बाएं में लेकर आएंगे तब भी इसी तरह से चेंजेस होंगे। और गुणा में अगर कोई संख्या उसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो भाग में चली जाएगी। और बराबर के एक तरफ कोई संख्या भाग में है और उसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो गुणा में बदल जाएगी। इसी तरह से अगर कोई संख्या 4/5 बटा में दी है, चाहे वो 4/5 इस तरह से दी है, इसका एक ही मतलब है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों ही भाग में संख्या है। अब हम इसके बाद सवाल देखते हैं इस प्रश्नावली के। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या पूछा है इन्होंने, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। सबसे पहले देखिए आप, इसमें एक ही प्रकार का चर है, हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ही प्रकार का चर है, वो भी x। और ये रैखिक समीकरण है या द्विघात, रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। अब हमने इस समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जो चर राशि है उसे बराबर के एक तरफ रखेंगे और बाकी जो अचर राशि है उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम x को इसी तरफ रखते हैं, जो अचर राशि 2 है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ 2 का चिन्ह क्या है, माइनस। जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगी संख्या तो क्या हो जाएगी, माइनस वाली संख्या उधर जाकर प्लस, तो साथ में ये 2 जुड़ जाएगा। अब 7 और 2 जुड़कर कितना हो गया, 9। तो x का मान कितना आ गया, 9। यही हमारा आंसर है। अब आप यही 9 यहाँ रख के देखिए, x का मान 9 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, यानी हमारा आंसर सही है। आपका जो आंसर आया है, चर राशि का जो मान आया है एंड में, उसे आप क्वेश्चन में रख के देख लो। अगर तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं तो आपका आंसर सही आया है। दोबारा से देख लेते हैं, हमने क्या किया, चर राशि को बराबर के एक तरफ रख लिया और जो -2 है इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। 7 और 2 जुड़कर कितने हो गए, 9। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें दिया गया है y + 3 = 10। अब हमने चर राशि जो y है इसे बराबर के एक तरफ रखना है और +3 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है। इधर ये संख्या +3 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो -3 हो जाएगी और 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7। तो y का मान कितना आ गया, 7। अब यही y का मान हम क्वेश्चन में रख के देख लेते हैं कि हमारे दोनों पक्ष बराबर बन रहे हैं या नहीं। यहाँ रखिए आप, 7 + 3 जुड़कर कितना हो जाएगा, 10। ये भी 10 बन रहा है और ये भी 10 बन रहा है, यानी हमारा आंसर सही आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमने किसका मान निकालना है, जेड का। चर राशि क्या है, जेड। अब हम इधर वाले पक्ष को इस तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो है। 6 बराबर जेड प्लस 2, तो किसी को भी पहले लिख लो और किसी को भी बाद में लिख लो। जेड का मान निकालें तो सिर्फ जेड को यहाँ रखते हैं और बाकी सभी जो अचर राशियाँ उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। इधर ये संख्या +2 की है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी। और जेड में से जेड बराबर 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4। यानी जेड का मान कितना आ गया, 4। अब ये 4 हम इस समीकरण में रख के देखते हैं क्या समीकरण दी हुई है हमें। 6 बराबर जेड प्लस 2, जेड का मान कितना है, 4। यहाँ रखिए 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 जुड़कर कितना हो गया, 6। दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें क्या समीकरण दी हुई है। 3/7 प्लस x बराबर 17/7। अब हमारे पास चर राशि क्या है, x। हमने किसका मान निकालना है, x का। तो बाकी जो संख्या है उन्हें हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। इधर 3/7 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी ये किसकी है, प्लस की है संख्या। क्योंकि हम प्लस वाली संख्याओं के आगे ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वो आगे लिखी हुई है तो हम उसके आगे प्लस लिखें। अब ये संख्या प्लस की है, इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, तब ये बन जाएगा 3/7 माइनस का। अब दोनों के हर में 7 है तो इनका लघुत्तम भी 7 ही आएगा। अगर हर में संख्या एक जैसी हो तो उनका लघुत्तम भी वही आता है। और ऊपर वाली संख्याओं को अगर प्लस में लिखी हुई है तो प्लस में लिख दो, और अगर माइनस में तो माइनस में लिख दो। 17 माइनस 3, 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14, और बटा में 7। अब हम 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, x का मान कितना आ जाएगा, 2। यानी हमारा x का मान कितना आ गया, 2। अब ये 2 हम इस समीकरण में रख के देख लेते हैं। हमारा रफ वर्क, x की जगह हमने क्या रखना है, 2 बराबर 17/7। इधर वाले पक्ष को हल करना है हमने, ये तो ऑलरेडी हल ही है। इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो यानी इसका हर क्या है, 1। अब 1 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा, 7। 7 का 7 पे भाग देंगे 1, और जो आंसर है उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करो। 3 और 1 का गुणा 3, दोनों के बीच प्लस है तो यहाँ भी प्लस। 1 का 7 पे भाग देंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। 7 दूनी 14 बराबर क्या दिया हुआ हमें, 17/7। 14 और 3 जुड़कर कितना हो गया, 17, और बटा में 7। बराबर में भी क्या है, 17/7। यानी x बराबर 2 रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा आंसर सही आएगा। तो यह 6x बराबर 12। यहाँ पर 6 और x दोनों के बीच ना तो प्लस दिया हुआ है, ना माइनस दिया हुआ है, ना गुणा, और ना ही भाग का निशान दिया हुआ है। तो अगर कोई 2 संख्याएं एक साथ लिखी हुई हैं और उनके बीच कोई साइन नहीं दिया होता, उनके बीच कोई साइन ना दिया हो, तो वहाँ उनके बीच कौन सा साइन होता है, गुणा का। यानी 6 और x दोनों का गुणा किया तब क्या आया है, 6x बराबर 12। मैंने आपको बताया था कि अगर बराबर के एक तरफ कोई संख्या गुणा में है और उसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाग में, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाग में, एक ही बात है। अब 12 में हम 6 का भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। अब ये x का मान 2 यहाँ रख के देखो आप रफ में कि हमारा सही है आंसर या नहीं। समीकरण क्या है हमारे पास, 6x बराबर 12। इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, गुणा का, और x का मान कितना आया है, 2 बराबर 12। 6 दूनी 12, और बराबर भी कितने हैं, 12। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है कि t/5 बराबर 10। बटा मतलब ये संख्या 5 जो है वो t के भाग में है, और इसे जब हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में चली जाएगी 10 के। इधर भाग में थी, बराबर के दूसरी तरफ गुणा में चलेगी। 10 गुणा 5 50। अब ये t का मान 50 भी आप यहाँ रख के चेक कर सकते हो। देखते हैं हम, t/5 बराबर 10। t का मान कितना है, 50/5। 50 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 10, और बराबर में भी कितने, 10। नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं 2x/3 बराबर 18। 2x के बटा में क्या दिया हुआ है, 3।
3 को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, क्योंकि इधर 3 किस में था, भाग में, बराबर के दूसरी तरफ जाकर गुणा में। 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 54। अब इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया हुआ, यानी ये दोनों आपस में गुणा में हैं। अब 2 इस तरफ x के गुणा में है, जब इसे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, और 54 में 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा, 27। ये x का मान आप इस समीकरण में रख के देखोगे, दोनों तरफ क्या आएगा हमारा आंसर, 18। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1.6 बराबर y बटा 1.5। इनका भी हम पक्ष बदल कर लिख लेते हैं। जो अचर राशि जो हमें ज्ञात करनी, चर राशि, उसे हम इस तरफ लिख लेते हैं बाईं तरफ, और जो अचर राशि है उसे हम दाईं तरफ लिख लेते हैं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, बस उनका हमने स्थान बदल दिया। अब ये 1/5 y के भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा में, 1.6 गुणा 1.5। अब इन दोनों का जो गुणा आएगा वही हमारा आंसर है। अब हम 1.6 और 1.5 का गुणा करते हैं, कितना आएगा, 5 का 6 से गुणा, 5 का 30, 30 का 0 और यहाँ 3 हासिल गई, 5 एकम 5 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 और यहाँ गुणा। अब 1 का 6 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 1 का 1 से गुणा 1, इनको जोड़ देते हैं अब हम, 8 240। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद एक अक्षर, पॉइंट के बाद एक अक्षर, यानी पॉइंट के बाद कुल कितने अक्षर हो गए, 1 और 2 अक्षर हो गए। तो यहाँ हमने 2 अंक छोड़ के कितना क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2.40। y का मान क्या आ गया, 2.40। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। क्या दिया हुआ हमें, 7x - 9 बराबर 16। यहाँ पर चर राशि क्या है, x, हमने x का मान ज्ञात करना है। तो बाकी जो अचर राशि है उन्हें हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, -9 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +9 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 16 और 9 जुड़कर कितना हो गया, 25। इन दोनों को जोड़िए, 16 और 9 जुड़कर कितना हो गया, 25। अब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, यानी ये दोनों गुणा में है, 7 इस तरफ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, यानी x का मान कितना आ गया, 25/7। अब यही मान जब हम इसमें रख के देखेंगे, रख के देख लेते हैं, ये हमारा रफ वर्क है, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। समीकरण क्या दी हुई है हमें, 7x - 9 बराबर 16, x का मान कितना आ गया, 25/7। उसके बाद -9 बराबर क्या दिया हुआ है, 16। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16, और बराबर भी 16, यानी हमारा x का मान सही है। सवाल में हम देखते हैं 14y - 8 बराबर 13। यहाँ पर चर राशि क्या है, y, तो बाकी सभी राशियों को हम बराबर के दूसरी तरफ रखते हैं। -8 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, 13 और 8 जुड़कर कितना हो गया, 21। इन दोनों के बीच कोई निशानी दिया हुआ 14 और y के बीच, यानी दोनों गुणा में है। अगर 14 इस तरफ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग में, 21 में 14 का भाग देंगे। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में, ये 7 किया 21 और ये 7 दूनी 14, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान हमारे पास आ गया 3/2, y बराबर 3/2। जो भी आपका मान आए उसको आप एंड में बॉक्स में बंद जरूर कीजिए, ताकि आपका जो आंसर है वो सीधा हाईलाइट हो आपकी कॉपी में। ये मान आप यहाँ से यहाँ रफ कॉपी में रख के देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। दिया हुआ है 17 + 6p बराबर 9। अब इसमें चर राशि क्या है, p, क्योंकि बाकी तो सभी ज्ञात राशियाँ हैं, तो हम क्या करेंगे, बाकी राशियों को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 17 इस तरफ प्लस क्या है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा -17। 17 में से 9 नहीं घटा रहे, अब हम 9 में से 17 घटा रहे हैं, यानी हमारा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। और इन दोनों का अंतर आएगा कितना, अंतर तो वही आएगा जो 17 में से 9 घटा के आता है, कितना आता है 8, यानी हमारा आंसर कितना आ गया -8। जब भी आप दो संख्याओं का अंतर करें
और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएं, तब उत्तर किस में आता है? माइनस में। और घटाव तो आपको नॉर्मली करना है जैसे आप करते हो कि 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। अब इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया हुआ, यानी ये दोनों गुणा में है, और बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। 6 इस तरफ गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग में चला गया। दोनों किसके पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। ये 2 चौका 8 और माइनस का माइनस, और ये 2 तिया 6, यानी पी का मान कितना आ गया? -4/3। अब नेक्स्ट सवाल को हम हल करते हैं। इसमें हमारे पास चर राशि x दी हुई है और हमने x का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जो अचर राशियों ने बराबर के एक तरफ करते हैं, पहले हम 1 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 1 इस तरफ प्लस में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में। अब 1 का हर क्या होगा? 1। अगर किसी संख्या का कोई हर नहीं दिया हो तो वहाँ उसके बटा में क्या आएगा? 1। x/3 बराबर, अब इसको हम हल कर लेते हैं पूरे पद को। 15 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 15। इस तरह से आप कर सकते हो। 15 और 1 का लघुत्तम किसका भाग जाएगा इस पे? सबसे पहले 3 का, 3 5 15, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 3 और 5 का गुणा, 3 गुणा 5 15, वही हमारा क्या है? लघुत्तम एलसीएम। वो हमने लिख दिया। 15 का 15 पर भाग देंगे तो 1, और 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। 1 का 15 पर भाग देंगे तो 15, और 15 का 1 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15। इसके बाद वही पिछले सवाल की तरह हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। 7 में से 15 घटा रहे हैं, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। जब हम 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8, और बटा में क्या है? 15। 3 इस तरफ भाग में है, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस भिन्न के गुणा में चला जाएगा। अब 3 के बटा में क्या है? कुछ नहीं दिया हुआ तो 1। अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा। इन दोनों का गुणा आ रहा है हमारे पास -24/15। अब ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं? 3 के पाड़े में, तो ये कट रहे हैं। 8 3 8 24 और 3 5 15, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x बराबर -8/5। इससे आगे के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।